वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रैथ मैथ मेंटोर। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे वेक्टर स्पेस में ही उसका बेसिस और डायमेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि बेसिस और उससे उसका डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। तो वी एफ अगर वेक्टर स्पेस है, ओके, ये एक वेक्टर स्पेस है और एस इसका एक सबसेट है। देन इस एस की अगर दो प्रॉपर्टीज़ हैं, पहली प्रॉपर्टी अगर एस आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है और सेकंड प्रॉपर्टी कि अगर ये स्पैन करता है वी को। स्पैन करता है वी को का मतलब एस कई तरीके से बोला जाता है इस सेंटेंस को। जनरेट्स वी एफ पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम ऐसा बोल सकते हैं कि एल एस जो है वो देखिए जनरली हमने देखा है एस सबसेट होता है वी का, तो एल एस भी क्या होता है, सबसेट होता है वी का। बट अगर एल एस इज इक्वल टू वी अगर आप प्रूव कर देते हैं तो हम कहते हैं कि एस जनरेट करता है वी एफ को, या फिर ऐसा कहीं कहीं वर्ड होता है एस स्पैन्स वी एफ। ओके, तो जब ये दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो हम कहते हैं यही एस जो है वो बेसिस बनाता है, फॉर्म अ बेसिस ऑफ वी एफ, बेसिस ऑफ वी एफ। ओके, तो अगर हम इस चीज़ को कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सबसेट बेसिस तब होता है जब एक तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और दूसरा वो उस वेक्टर स्पेस को जनरेट करता हो, तब हम उसे बेसिस कहने लगते हैं। ठीक है, अब रही बात डायमेंशन की, डायमेंशन क्या होता है किसी वेक्टर स्पेस का। तो डायमेंशन ऑफ वी एफ होता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन। तो अगर S में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो फाइनाइट है तो बेसिस कैसा हो जाएगा, फाइनाइट। और अगर ये नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ S अगर फाइनाइट है देन हम उसे कहेंगे वेक्टर स्पेस को फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। और अगर उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इनफाइनाइट है उस वेक्टर स्पेस में या उस जो भी बेसिस है उसमें, तो आप कहोगे जो वेक्टर स्पेस है वो एक इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक है, अगर एस में एस की कार्डिनलिटी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज एन, देन हम ऐसे लिखते हैं डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू एन। इसी तरीके से इसको वाइस वर्सा भी कहते हैं कि अगर v का डायमेंशन n है तो इसका मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एस सबसेट ऑफ v सच दैट s इज अ बेसिस और उसमें कितने एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायमेंशन और जो आपका बेसिस है हम उसको डिफाइन करते हैं। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं कि बेसिस प्रूफ कैसे किए जाते हैं। तो आज सिर्फ हम स्टैंडर्ड बेसिस जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस के, सिर्फ उनको बेसिस प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर और अदर देन स्टैंडर्ड बेसिस वाले एग्जाम्पल लेंगे जिनको हम इसमें बेसिस प्रूफ करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले स्टैंडर्ड बेसिस के लिए हम ले लेते हैं टपल वाली फॉर्म ले लेते हैं। आपको पता है ये यूक्लिडियन स्पेस होता है, तो इसके लिए प्रूफ करने में थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग टर्म्स लिखने पड़ेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ और मैं प्रूफ कर लेती हूँ। बेसिकली आर क्यूब के लिए कर लिया जाता है। ठीक है, आपको बताना है आर क्यूब आर ये वेक्टर स्पेस होता है, ये तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। अब आर क्यूब आर में किस तरह के एलिमेंट आते हैं, जितने भी आप ट्रिपलेट्स बना सकते हो, ए कॉमा बी कॉमा सी सच दैट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करता है किसमें, आपका आर में। तब हम कहेंगे कि जो ए बी सी है ये आपका ट्रिपलेट है और आर क्यूब आर में बिलोंग कर रहा है, तो ये वेक्टर स्पेस तो होता ही है। अब मुझे बताना है कि इसका डायमेंशन कितना है। ठीक है, डायमेंशन कितना है या फिर इसका बेसिस कौन है। तो देखिए इसका अगर मैं एक सबसेट ले लूँ एस इज इक्वल टू, जिसमें इस टाइप के एलिमेंट होते हैं 1,0,0,0 0,1,0 एंड 0,0,1, इस टाइप का अगर कोई सेट है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी सब ट्रिपलेट हैं, तो ये सबसेट ही होगा आर क्यूब आर का। तो अब आपको प्रूफ करना है कि ये एस जो है वो इसका बेसिस बनता है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी बेसिस के लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ता है, टू प्रूव एस इज बेसिस
पहली प्रॉपर्टी आपको क्या प्रूव करनी पड़ेगी कि S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी कि जो S है वो R क्यूब R को जनरेट करता है, यानी कि मैथमेटिकली इस बात को लिखते हैं LS इज इक्वल टू R क्यूब R। तो ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देंगे तो S इसका बेसिस हो जाएगा। तो आइए पहले इंडिपेंडेंट वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका प्रूफ करेंगे हम S इज शॉर्ट में लिख लेते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, आपको पता है सिंपल प्रॉब्लम बन गई। अब ये वाली जो इंडिपेंडेंट प्रूफ करने वाला जो प्रॉब्लम है या कंसेप्ट है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो आपको सिंपल है, एस को प्रूफ करना है क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो क्या करते हैं आप ले लेते हैं 0 को इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे कि नाउ 3 स्केलर ले लेंगे, A 1,0,0 प्लस B 0,1,0 प्लस का C 0,0,1 इज इक्वल टू 0, 0, 0। इन तीनों को 0 को जो है उन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर जो स्केलर आपने यूज़ किए हैं इनकी वैल्यू 0 आ गई तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसको प्रूव कर लेते हैं, इक्वेशंस बनाएंगे यहाँ पे। तो देखिए क्या बनेगा, ये A, B, C इज इक्वल टू 0,0,0 कंपेयर करेंगे तो A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0 एंड C इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या पता चल रहा है, जो आपने स्केलर्स यूज़ किए हुए इन सब की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो आपने प्रूफ कर दिया जी कि जो S आपने सेट लिया है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। अब बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की, जो कि है ये क्या पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करेगा, यानी कि LS इज इक्वल टू R क्यूब R आएगा। तो देखिए जो S है वो तो सबसेट है इसका, ठीक है, क्योंकि कोई भी दो सेट बराबर प्रूफ करने के लिए एक तरीका होता है प्रूफ करने का कि पहले तो आप क्या प्रूफ करो LS सबसेट है किसका, R क्यूब R का, और सेकेंड आप प्रूफ कर दो कि जो R क्यूब R है वो भी सबसेट है आपका LS का। तो आप इन दोनों इक्वेशन से यहाँ पे ये इंक्लूड करेंगे LS इज इक्वल टू R क्यूब R, तो आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अब देखिए ये कैसे करेंगे, आपको पता है कि अगर S सबसेट होता है R क्यूब R का, और S तो सबसेट ही है, तो उसका जो लीनियर स्पैन होता है वो भी सबसेट होता है R क्यूब R का। तो ये इक्वेशन 1 आ गई। तो फर्स्ट पार्ट में तो कुछ है ही नहीं, सेकेंड पार्ट का क्या मतलब है, सेकेंड पार्ट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे आप, R क्यूब R को इसका सबसेट दिखाना है, यानी कि इसका हर एलिमेंट LS में बिलोंग करता है। LS में कौन से एलिमेंट आते हैं जिनको आप S के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। यानी क्या करेंगे आप एक एलिमेंट ले लीजिए, लेट एक रैंडम एलिमेंट V ले लिया, बिलोंग करेगा R क्यूब R में, और आपको लास्ट में दिखाना है कि जो V है वो बिलोंग करता है आपका LS में। अब LS में बिलोंग कैसे करेगा, जब आप ऐसा लिख दोगे कि V इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S, तो S के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन LS में पढ़ते हैं, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। अब यहाँ से शुरू कर लेते हैं, V बिलोंग करता है आपका R क्यूब R में। ओके, तो मान लीजिए लेट V इज इक्वल टू, चूँकि R क्यूब R में पढ़ रहा है तो ट्रिपलेट वाली फॉर्म होगा, ABC टाइप का होगा। तो अब आप A, B, C को मान लीजिए S के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए कुछ स्केलर लग रहे होंगे ना। मान लीजिए आपने वो स्केलर ले लिए PQR, P 1,0,0 प्लस Q 0,1,0 प्लस का R 0,0,1, ठीक है। तो अब यहाँ से आप इक्वेशंस बनाइए, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा A, B, C इज इक्वल टू P, Q, R। तो वैल्यूज़ क्या आएंगी, P इज इक्वल टू A, Q इज इक्वल टू B और R इज इक्वल टू C। तो इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि जब जब आपको कोई सा भी वैल्यू दे दे R क्यूब R की, आप उनको 1, 0, 0, 0, 1, 0 और 0, 0, 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। यानी कि जो इनके स्केलर है इनके लिए जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट कर रहा है। मान लीजिए क्योंकि ABC एग्जिस्ट करेंगे तो PQR अपने आप एग्जिस्ट करेगा। मान लीजिए R क्यूब R से आपने रैंडमली ले लिया यहाँ पे 4, 5, -11, तो क्या इसको इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या स्केलर यूज़ करना पड़ेगा आपको, P इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 4, तो P इज इक्वल टू 4, Q इज इक्वल टू 5 और C इज इक्वल टू -11। अगर ये स्केलर लिखेंगे यहाँ पे तो आप इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो V है वो लीनियर कॉम्बिनेशन
में लिख सकते हो, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस, तो वी बिलोंग करेगा आपका एल एस में, और आप सीधे कह देंगे कि एल एस जो है वो इज इक्वल टू हो जाएगा आर क्यूब आर का। पहले ये इसका सबसेट होगा और इन दोनों इक्वेशन से आप कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होंगे। तो जैसे ये दोनों प्रूफ होगा आप कहोगे कि जो एस है वो इसका बेसिस हो जाएगा। तो इस फॉर्म का जो बेसिस होता है इसे हम कहते हैं ये आर क्यूब आर का स्टैंडर्ड बेसिस है। और भी आप आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि और भी सबसेट्स इसके बेसिस बना सकते हैं, बट ये जो होता है वो स्टैंडर्ड बेसिस होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आर क्यूब आर में ही और कोई फॉर्म लूँ, मान लीजिए आपको बोला जाए आर स्क्वायर आर के लिए स्टैंडर्ड बेसिस लिखिए, तो इसमें आपका जो बेसिस बनेगा वो बनेगा 1,0 और 0,1, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आर की पावर 4 आर का अगर आपको बनाना पड़ेगा बेसिस, तो ये बनेगा 1,0,0, 0,0,0,1 एंड 0,0, सॉरी एक एलिमेंट कम कर देते हैं इसमें, ये हो जाएगा 0,1,0,0, देन 0,0,1,0 और लास्ट है 0,0,1, ठीक है। तो ये जो है वो आर की पावर 4 आर का वो बेसिस बनेगा। ऐसी आर की पावर एन का भी बेसिस आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इनके बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस के एग्जाम्पल हैं। अब रही बात डायमेंशन की, तो चूंकि ये सेट जो है वो इसका बेसिस बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर क्यूब आर का जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा, जितने बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि हैं 3, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा 3। आर क्यूब आर का डायमेंशन कितना होता है 3। इसी तरीके से आर स्क्वायर आर का डायमेंशन कितना होगा 2। आर की पावर 4 का डायमेंशन कितना होगा यहाँ पे 4। आर की पावर एन का जो एन डायमेंशनल स्पेस है उसका डायमेंशन कितना होगा n। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इनका डायमेंशन कैसा होता है, ठीक है। तो ये सब स्टैंडर्ड बेसिस हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसमें इन बेसिस को मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगी, आप लोग खुद से कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, क्योंकि हम बेसिस और स्पैन दोनों ही टॉपिक ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो उन्हीं से आप आराम से ईजिली आप प्रूफ कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास सेट ऑफ मैट्रिक्स है, सपोज 2x2 का मैट्रिक्स लिया है, ठीक है, ओवर आर। तो इस वाले के लिए आप क्या लेंगे, 2x2 मैट्रिक्स के वेक्टर स्पेस में आपके पास कैसे एलिमेंट होंगे, ए बी सी डी, सच दैट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी जो है वो सब रियल नंबर के एलिमेंट्स होंगे। तो इसका एक सबसेट आप बना सकते हैं एस इज इक्वल टू, इसमें मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 0 0, 0 1 0 0, फिर अगला मैट्रिक्स लिख लीजिए 0 0 1 0 और अगला लिख लीजिए 0 0 0 1। तो ये आपका इसका बेसिस बनाएगा। तो इसका स्टैंडर्ड बेसिस ये हो गया। तो इस तरीके से 2x2 का अगर है तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा 4। इसी तरीके से अगर m क्रॉस n की मैट्रिक्स होती तो इसका जो डायमेंशन होता वो आता आपके पास m इंटू n के इक्वल, ठीक है। तो जैसे 2 इंटू 2 4 हो गया, ऐसे m इंटू n का क्या हो जाएगा m इंटू n, जो भी वैल्यू आएगी वो इसका डायमेंशन हो जाएगा। इसी तरीके से सेट ऑफ पोलिनोमियल का अगर आप कलेक्शन ले रहे हैं, तो सेट ऑफ पोलिनोमियल में मान लीजिए n डिग्री की पोलिनोमियल है, तो n डिग्री की पोलिनोमियल कैसे शुरू होती है, a0 a1x डॉट 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 लास्ट पहुँचेगा आपका an x की पावर n, सच दैट a0 कॉमा a1 डॉट डॉट डॉट, जो an है वो किसके एलिमेंट है, आपके रियल नंबर के एलिमेंट हैं, ठीक। अब क्या होगा a0 a1 an, तो इसका जो बेसिस बनेगा स्टैंडर्ड बेसिस बनेगा। आप प्रूव कर सकते हैं कि क्या ये इसका बेसिस बनेगा, ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा फिर, ओके। तो इसी तरीके से अब इसका देखिए सेट ऑफ पोलिनोमियल का, जिसमें n डिग्री की पोलिनोमियल्स आती हैं, तो n डिग्री की पोलिनोमियल में कितना हो जाएगा आपका, जो इसका बेसिस आप कंसिडर करेंगे वो लेंगे 1x x स्क्वायर डॉट 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 x की पावर n। तो ये इसका पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड बेसिस हो गया, ओके। यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए 3 डिग्री के पोलिनोमियल का कोई वेक्टर स्पेस है, तो इसके लिए बेसिस कौन बनेगा 1x x स्क्वायर, ठीक है, और 3 डिग्री तक का आएगा तो x क्यूब, ये 3 एलिमेंट आएंगे आपके इसमें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका डायमेंशन, अगर pn का पूछेगा डायमेंशन तो कितना आएगा, देखिए 1 2 n एलिमेंट ये हो गया, एक और हो गया तो n+1। इसी तरीके से इसका डायमेंशन कितना आएगा 4, 1 2 3 और एक ये 4,
टोटल 4 डायमेंशन होता है, यानी कि n डिग्री का पोलिनोमियल का अगर सेट है वेक्टर स्पेस है तो उसका डायमेंशन n+1 होता है। ओके, इसी तरीके से अगर इनफाइनाइट डिग्री के पोलिनोमियल का सेट है, जिसको मान लीजिए मैंने सिंपल px करके डिनोट कर दे रहे हैं, तो इसमें आपके पास इनफाइनाइट डिग्री तक चल रहा है a0 a1x डॉट 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 सो ऑन, a0 a1 डॉट 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 सब बिलोंग करेंगे R में। तो इसका जो बेसिस होगा वो क्या हो जाएगा 1x x² डॉट 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 सो ऑन, क्योंकि x का पावर फिक्स नहीं है, कहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी फिक्स नहीं है, तो ये इसका बेसिस होता है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, इनफाइनाइट, यानी कि जो सेट ऑफ पोलिनोमियल है जिसमें इनफाइनाइट डिग्री तक के पोलिनोमियल आते हैं, तो वो एक इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है। और ये सब किसके एग्जांपल हो गए आपके फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के। ओके, तो आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर हो गए होंगे स्टैंडर्ड बेसिस के, और डिफरेंट वेक्टर स्पेस में आपको किसी भी सेट को बेसिस कैसे प्रूफ करना है उसका एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सेट लेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि बेसिस कैसे प्रूफ किए जाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।